मेरी क्या कहानी है उसका शीर्षक है चांदनी सी बातें। पापा, क्या यह ठीक बात है कि हम कार को उतना प्यार नहीं कर सकते जितना कि घोड़े को? उसके नन्हे से मुंह से इतना वजनी सवाल सुनकर मैं चौंका। जब तक मैं कुछ कहूं, समझूं, संभलूं, वे दूसरा सवाल जड़ चुके थे। ये मानवीय भावनाएं क्या होती है पापा? ये उनकी आदत बन गई है। मैं कभी भी कहीं से किसी हालत में घर लौटूं, वे दरवाजे से मेरे साथ चिपक लेंगे। न कपड़े जूते उतारने तक की तसल्ली, न बैठने देने का सब्र। अक्सर उनकी बातों की शुरुआत घर में घटी किसी घटना से होती है, पर आज जहां से वे शुरू हुए हैं उसने मुझे चक्कर में डाल दिया। मैं तुरंत कुछ नहीं बोल पाया। अपने किसी सवाल पर उन्हें मेरी जरा देर की भी चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती। सोफे तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने दोनों सवाल फिर से दोहरा दिए। मैं नहीं समझ पाया कि वे क्या कहना सुनना चाह रहे हैं और इन सवालों को वे लाए कहां से हैं। सोचने को थोड़ा समय लेने के इरादे से मैंने उत्तर देने की बजाय उनसे प्रश्न किया, किसने कहा आपसे ऐसा? सवाल के लिए जैसे वे तैयार थे। कहा किसी ने नहीं, मैंने पढ़ा है आज ये। कहां पढ़ा? किसी ने तो कहा होगा ना इस बात को। आपकी इस मैगजीन में पढ़ा था। लगा कि वे अपनी आज की पढ़ाई को प्रमाणित करके आज की शिकायतों का असर कम करना चाह रहे हैं। तभी सुनाई दिया, आइंस्टीन ने कही है ये बात। आइंस्टीन का नाम सुनकर जो कहना चाह रहा था वह भी नहीं कह पाया। पूछा किसी खास जगह किसी विशेष बात पर ही तो कहा होगा ना ये। उन्होंने तुरंत मेज पर रखी मैगजीन निकाली और उलट पुलट कर संबंधित पेज ढूंढने लगे। थोड़ी देर में वह पेज उन्हें मिल गया। मेज पर से मेरा चश्मा उठाकर मुझे देते हुए वह पेज मेरे सामने कर दिया। पढ़ा तो समझ में आया कि आइंस्टीन के इन कथनों का आशय क्या है। मानव, मानवीय भावना, जीवधारी और मशीन को लेकर अनेक तरह से देर तक उन्हें समझाने में जुटा रहा मैं। इस बीच वे सवाल पर सवाल करते रहे। आधे घंटे बाद जब समझाना रुका तो लगा यही कि वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुए और फिर किसी दिन तैयारी के साथ इन सवालों को लेकर वे अचानक मेरे सामने होंगे। चाय आते ही उनकी शिकायतों का वह दौर शुरू हुआ जिसे आज के सवाल के ने दूसरे नंबर पर डाल दिया था। पापा, आज मैं खेल कर आधे घंटे में आ गया था, फिर भी दीदी कह रही थी कि सारे दिन बाहर रहा है। बड़े पापा से शिकायत करूंगी तेरी। क्रिकेट सम्राट और क्रिकेट भारती पढ़ रहा था तो भैया डांट रहे थे कि दिन भर इन्हीं में लगा रहता है, स्कूल की किताबें नहीं पढ़ता, रिजल्ट आएगा तो रोएगा बैठकर। क्या मैं पढ़ता नहीं हूं पापा? क्यों रोऊंगा रिजल्ट आने पर मैं? क्या कभी इतने खराब मार्क्स आए हैं मेरे? चुप बैठकर उन्हें सुनता मैं उनकी चातुरी, उनके हौसले पर अंदर अंदर हंस रहा था। इससे पहले कि कोई और उनकी किसी शरारत या गलती का जिक्र मुझसे करे, वे ऐसे ही अपने ढंग से उन बातों को मुझ तक पहुंचा देते हैं। बाद में जब घर के लोग उनकी शिकायतें मेरे सामने रखते हैं तो अपने बड़े भोले मासूम तर्कों के बल पर तब तक सबसे टक्कर देते रहे जब तक कि उन्हें यह नहीं लगता कि मैंने उनकी बात को गलत नहीं माना है। उनकी आज की कलाबाजी का रहस्य तब खुला जब उनकी दीदी ने बताया कि आज विभू की मम्मी ने उनकी शिकायत की है। यह और बच्चों के साथ उनकी छत पर खेलने जा पहुंचा और उनकी पानी की टंकी पर चढ़ गया। ऐसी स्थितियों में चुप्पी साध जाते हैं। चुप बैठे हुए मेरे द्वारा कुछ कहे जाने का इंतजार करते रहे। उनकी ऐसी चुप्पियों के बाद जब भी मैंने कुछ कहा है, हमेशा लगा है कि उन्हें वह पहले से पता था कि मैं उनसे यही कहूंगा। मेरे कहे जाने को सिर झुकाए चुपचाप सुनते रहते हैं और अंत में जिस ढंग से समर्पण करते हैं उसके बाद हमेशा यही लगता है कि पराजित मैं ही हुआ हूं। उनके समर्पण के बाद मैं कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं रहता। आज भी वही हुआ। मैंने पूछा, क्या यह सब ठीक था जो आज आपने किया? नहीं पापा, सब बच्चों में शर्त लगी थी कि कौन चढ़ सकता है, तो मैं चढ़ गया, आगे नहीं चढ़ूंगा कभी। उनकी उस धीमी धीमी आवाज, ऐसे भोले अंदाज और दृढ़ता के साथ किए उनके ऐसे वादे के बाद मैं क्या कहूंगा? यह उन्हें भी मालूम है और घर के अन्य सदस्यों को भी। इसलिए ऐसे क्षणों में वे उठकर अंदर चले जाते हैं और बाकी लोग उनके दिन भर खेलने
किसी की न सुनने और बिगड़ते जाने का सारा दोष मुझ पर मढ़ते हुए इधर उधर हो जाते हैं। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि ऐसे हालात पैदा हो जाने के कितनी देर बाद उन्हें फिर कहां से कैसे शुरुआत करनी है। कुछ देर इस कमरे में चक्कर काटेंगे, फिर कॉपी पेंसिल लेकर मेरी बगल में आ बैठेंगे। आज क्या लिखना है पापा? दरअसल पिछले साल हिंदी और गणित में उनके नंबर कुछ कम आए थे। घर वाले ने उनके साथ मेरी भी आफत बुला दी। उनके भैया ने वादा किया था कि 80% से ज्यादा ले आओगे तो तुम्हें साइकिल मिल जाएगी। इत्तफाक की आधा % से वे साइकिल हार गए। उस आधे % ने सारे घर ने हिंदी गणित में कमाए नंबरों को जिम्मेदार ठहराया। बाद में महीनों तक उन्होंने जोर लगाया कि कैसे ही आधे % कम रह जाने के बावजूद भैया साइकिल दिलवा दें, पर न घर में किसी ने उनका साथ दिया और न भैया ने ही उन्हें आखिर तक बांध कर दिया। तय हुआ कि अब खेल और टीवी का समय कम होगा, पढ़ाई ज्यादा की जाएगी, हिंदी गणित पर ध्यान दिया जाएगा। अगले साल अगर इससे ज्यादा नंबर आएंगे तो साइकिल तो मिलेगी, नया बैट और बढ़िया वाली बॉल भी मिलेगी। तभी यह भी हुआ कि शाम को 1 घंटे मेरे साथ बैठकर हिंदी गणित का काम किया करेंगे। जिस जोश में वह सिलसिला शुरू हुआ वह बहुत दिनों तक नहीं चल पाया, पर बंद भी नहीं हुआ। अटकते लड़खड़ाते चलता रहा। बंद नहीं क्या हुआ, होने नहीं दिया। बंद करने के लिए उनके पास युक्तियों और योजनाओं की कोई कमी तो थी नहीं। कभी उसी समय वे होमवर्क के नाम पर कुछ करने बैठ जाते, कभी कोई क्रिकेट मैच आ रहा होता, कभी घर के काम के नाम पर इधर से उधर घूमकर समय निकाल देते, कभी पता लगता कि आज उन्हें नींद आ गई। उनको जगाना सब इसलिए टाल देते कि उनका टेम्पो वाला 6:15 बजे आ जाता है और उसके लिए उन्हें सुबह 5 बजे जगना होता है। आज अंदर से लौटे तो यह नहीं पूछा कि क्या लिखना है। पहले कभी का लिखवाया एक पेज दिखाते हुए बोले, पापा आपने तो ये वर्ड ऐसे लिखना बताया था, पर मैम ने आज इसे ऐसे लिखा। मैंने सोचा कि आज फिर भी अपनी किसी शातिरी का प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। मैंने पेज हाथ में लिया ही था कि पूरा कमरा जैसे किसी बच्चे की बड़ी डरावनी सी चीखों की आवाज से गूंज उठा। दोनों की निगाहें टीवी की सीट पर जा टिकी। रुआसे से वे चुप खड़े थे, अब मुझसे चिपकते भी जा रहे थे। टीवी पर एक शिक्षिका छोटी सी एक लड़की को बाल पकड़कर लात घूंसों से लगातार पीटे जा रही थी। वे इतने सहमे डरे हुए थे कि अब रोए कि अब रोए। विचलित कर देने वाले उस दृश्य ने पिछले दिनों में जरा जरा से बच्चों को बेरहमी से पीटे जाने की कई समाचारों की याद दिला दी। उफ, शिक्षक शिक्षिकाओं की ऐसी क्रूरताओं की किसी के हाथ की हड्डी टूटी, किसी के पैर में प्लास्टर चढ़ा, किसी की देह सूजी है तो किसी के शरीर पर यहां वहां जख्मों जख्म, और कुछ नहीं तो 10-20 रुपए या मोबाइल चोरी जैसी किसी चीज के नाम पर भीड़ या पुलिस पेड़ से लटका कर बांध कर उससे सड़क पर घसीट रही है, पीट रही है। किसी का मानसिक संतुलन खत्म हो गया, कोई बेहोश हो गया, भले ही कोई कई मर भी गए। याद करते करते मेरे भीतर तेज सी कपकपी छूटी। अपने कंधे पर सिर टिकाए डरे सहमे चिपके बैठे उस बच्चे के चेहरे की ओर देखा तो लगा कि ये अब रोया कि अब चीखा। उसकी उस स्थिति पर तरस आया। उफ, इस पर क्या गुजर रही होगी ये सब देखकर। ये भीड़, ये तंत्र, ये सरकारें, ये सब लोग गरीबों, लाचारों, कमजोरों पर और बच्चों पर ही क्यों दिखाते हैं अपनी ताकत? धनियों, बनियों, गुंडों, अपराधियों के सामने क्यों पंख से चूहे से हो जाते हैं सब लोग? ये सब चैनल बदलकर उनका ध्यान हटाने के लिए मैंने उनका दिया पेज पढ़ना शुरू किया। पहला वाक्य पढ़ते ही ध्यान आया कि अभी कुछ दिन पहले ही तो लिखवाया था इस विषय पर। जब भी उनसे क्रिकेट या अन्य किसी खेल पर लिखकर लाने को कहा था तो वे जल्दी जल्दी खुशी खुशी ज्यादा लिखकर ले आते हैं। तब उनके वाक्य ठीक होते हैं, वर्तनी या विराम चिन्हों की भी कोई गलती नहीं होती। वैसे भी जब उन्होंने शाम को लिखना शुरू किया है, उनकी भाषा और अभिव्यक्ति में अंतर आया है। मैंने बोलकर पढ़ना शुरू किया। आपके लेखे का शीर्षक है बच्चों को क्यों पढ़ना चाहिए। आपने लिखा है उन्हें पढ़ना चाहिए क्योंकि बिना पढ़े तो चोरी भी नहीं होती, पढ़ने से उनका ज्ञान बढ़ता है, ये बड़े आदमी बनेंगे, उन्हें सब पूछेंगे, सिर्फ खेलने से वे कुछ नहीं कर पाएंगे, ज्यादा टीवी देखने से उनका ज्ञान नहीं बढ़ेगा बल्कि उनकी आंखों और बुद्धि पर असर पड़ेगा। अगर उनको किसी के सामने अंग्रेजी बोलनी पड़ी और नहीं बोल पाए तो उनका मजाक उड़ेगा। उनको खेलना कम और पढ़ना ज्यादा चाहिए। कुछ बनने के लिए उन्हें पढ़ना पड़ेगा।
गलतियों के निशानों की ओर इशारा करते हुए मैंने उनसे पूछा था, परेशान तो नहीं हो रहे, थोड़ा सा और चले, चलते चले हैं, क्यों सर इधर तक चलते रहे, मुझे इतना वक्त लेना हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको जितना वक्त लेना। आपको गर्मी तो नहीं? वो भी गाल पर या कमर पर पापा। अंदर से उनके भाई ने आवाज लगाई। वाक्य को वहीं छोड़ घिसटती चाल चलते हुए मेरे पास से चले गए। चाहे मैं भी रहा था कि वे विषय बदले। उनके जाने के बाद कोशिशों के बावजूद मैं नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इतना छोटा ये बच्चा ऐसे क्रूर अमानवीय दृश्य देखने के बाद क्या सोचेगा, कैसे चैन की नींद दे पाएगा रात को, उन्होंने कैसे सहज रह पाएगा अपने टीचर से, अपने बड़ों के प्रति। अगले दिन जब उनका समय शुरू हुआ तो उन पर अनेक नई बातें थीं, अनेक नए सवाल थे। मैं भी कल की घटना से मुक्त नहीं हो पाया था। उनके कहे कि सब बड़े लोगों को सताने के अलावा वाले हिस्से मेरे मस्तिष्क में कील की तरह चुभे जा रहे थे। मैं उनके मन पर के प्रभाव को जानना चाहता था। अपनी तरफ से कह दिया कि आज आपको बच्चे पढ़ाई से क्यों, मैंने कहा कि आज आपको बच्चे पढ़ाई से क्यों बचते हैं, इस पर लिखकर लाना है। कुछ पल खड़े खड़े उन्होंने कुछ सोचा, फिर पेंसिल से ओठों को सहलाते हुए डाइनिंग टेबल पर जा बैठे। थोड़ी देर बाद ही जवाब हाजिर। इतनी जल्दी शायद इसलिए कि विषय उनकी पसंद आया था। शीर्षक देखकर उसके नीचे एक लाइन खींची गई थी, फिर अलग अलग पंक्ति में एक एक वाक्य लिखा था। मैं उनके लिखे को पढ़ रहा था। वे टीवी पर आ रहे समाचारों को भी सुन रहे थे और मेरे कहे बताई को भी। कुछ बच्चों को खेल ज्यादा अच्छा लगता है, वे पढ़ाई से बचते हैं। वे सोचते हैं कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उन्हें लगता है कि पढ़ने से उन्हें खेल नहीं मिलेगा। वे टीवी ज्यादा देखते हैं। वे खेल और टीवी की वजह से होमवर्क नहीं करते। वे पढ़ाई को बोझ समझते हैं। वे कहते हैं पढ़ाई हमें बोरिंग लगती है। वे चाहते हैं कि वे कुछ बन जाएं, पर बिना पढ़ाई के संभव नहीं है। उन्हें छुट्टियां होना पसंद है। वे स्कूल जाकर भी सिर्फ बातें करते हैं। वे को लेकर वे फिर चर्चा हुई। उन्हें अपनी गलतियां मालूम थी और हमेशा की तरह सिर हिलाकर वादा किया कि आगे से इसका ध्यान रखेंगे। बाद के 2 दिन उन्होंने गणित के सवाल किए। बातों के बीच रिजल्ट आने की तारीख का जिक्र किया। नंबर अच्छे आने पर साइकिल बैट बॉल बनाने की याद दिलाई। बाबा दादी मम्मी बहन भाई के साथ भविष्य में क्रिकेट टीम में चुने जाने की चर्चा की बात चलाई। बातों के बीच बहन भाई ने जब ज्यादा चिढ़ाया, मजाक बनाया, तो ठुनकते पैर पटकते बड़े पापा के पास आ बिराजे। पापा, ये दीदी भैया इतनी हंसी क्यों उड़ाते हैं मेरी? क्या मेरा इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं होगा? ये तब मानेंगे जब हवाई जहाज में मेरे साथ जाया करेंगे। किसी मैच में अम्मा बाबा को ले जाया करूंगा, किसी में आपको, भैया भाभी को, दीदी मम्मी पापा को। ठीक है ना पापा? पापा को पता है कि उन्हें उनके सोचे कहीं पर सिर्फ मोहर लगानी। इस पीढ़ी के हौसले और मन की उड़ानों पर चकित बड़े पापा ने उनकी हौसला अफजाई की। उड़ने के इरादे और सपने परिंदों के पास होते हैं, जानवरों के पास नहीं। जानवर तो उड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे तो बस जमीन पर चल फिर उठ बैठ सकते हैं, जुगाली करते आराम से सोते रह सकते हैं। परिंदों के उड़ने के हौसले को उनके पंखों का आकार या हवा का रुख भी कहां रोक पाता है। हाँ पापा, ठीक बात है, कहकर वे लपक कर अंदर चले गए और फिर अपने भैया और दीदी से बहस में उलझ गए। 17 मार्च को उनका रिजल्ट कार्ड मिलना था। कई दिन पहले से उनकी बातों में दिन में कई बार रिजल्ट की बात जरूर होती। रिजल्ट की चर्चा करते हुए अक्सर उदास उखड़े लगते। शाम का लिखना पढ़ना किसी न किसी तरह रोज टाला जा रहा था। उस दिन आए कागज पेन साथ था, पर आज क्या लिखना है पूछने की जगह उन्होंने पहले का लिखा मेरे सामने कर दिया। ये देखो पापा, तुषार ने एग्जाम डेज में पार्थ को ये 2 मैसेज भेजे थे। उनका वे जोश और रोज वाली चहक उस समय उनके साथ नहीं थी। चश्मा निकालकर मुझे थमाया, कागज मेरे सामने कर दिया। रोमन में लिखे उन वाक्यों को मैंने पढ़ा। एग्जाम के पावन मौके पर अर्ज किया है, पढ़ना लिखना त्याग दे मित्रा, नकल से रख आस, चक रजाई में सो जा बेटा, रब करेगा पास। पढ़कर मुझे हंसी आई। मेरी हंसी देख उनकी हिम्मत बढ़ी। दूसरे मैसेज पर उंगली रखकर बताया कि यह भी है पापा, याहू, एग्जाम की सब तैयारी हो गई। आगे 5-6 पत्तियों के पहले डॉट डॉट लगाकर खाली छोड़ दिया गया था और अंतिम पंक्ति में लिखा था,
पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर सब तैयार है। ये जानकर एग्जाम की तैयारी हो गई। ये जानकर कि मैंने मैसेज पढ़ लिया है, उनका बोलना शुरू हो गया, अब बताओ पापा, ये भी कोई एग्जाम की तैयारी हुई? फिर उन्हें कुछ ध्यान आया, दूसरी कॉपी लाई, उनके पेज पलटते रहे। एक बात पूछनी थी पापा, पाठ लिखकर लाया था कहीं से? हम सब ने खूब सोचा पर मतलब समझ नहीं आया। मुझे वह उनकी आज के पढ़ने लिखने को टालने की बात नजर आ रही थी। सब चाल खामोश बैठा इंतजार करता रहा कि देखें अब ये क्या पेश करेंगे। वे ढूंढने में जुटे थे। मेरी जिज्ञासा बढ़ रही थी। पेज निकल आया तो एकदम गंभीर हो गए। ये देखो पापा, ये कैसे हो सकता है? यह है कि वही उम्र तेरी, किसी ने कहा, किसी का एक शेर था, वही उम्र मेरी वही उम्र तेरी, कहीं बढ़ रही है कहीं घट रही है। पढ़कर मैं चौंका। किन किन चीजों को लेकर बहस होती है इन बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में। जरा जरा से मासूम बच्चों को कैसी कैसी उलझने और जिज्ञासाएं हो सकती हैं। उन्हें इतनी देर तक मेरा चुप रहना खटका। ये कैसे हो सकता है पापा? वही है तो कहीं बढ़ रही है कैसे और घट रही है कैसे? मुझे कुछ तो कहना था, उन्हें संतुष्ट करना था। अनेक उदाहरण दिए, तरह तरह से समझाया। मुश्किल से बहुत देर बाद उनके मुंह से निकला, हाँ पापा ये बात तो है। वे चले गए, पर मेरे मन में कई तरह के सवाल छोड़ गए। उन सवालों के बारे में सोचते समय मुझे पता नहीं क्यों उन पर बेहद लाह आ रहा था। कल उनका रिजल्ट आना है। देर तक बहस चली, रिजल्ट लेने कौन जाएगा। थके तो नहीं हो बच्चे, उबाई देने लगता मैं भाग जाऊंगा छोड़ के ना, थोड़ा सा और है, झेल लो, थोड़ा झेल सकता है। अरे नहीं तो वो परेशान करेगा और फिर झेलूंगा। बड़ी होशियारी से उन्होंने तय करा दिया कि रिजल्ट देने भैया जाएंगे। बहस के समय भी उनका हमेशा वाला जोश गायब था। लगा कि रिजल्ट को लेकर इस बार वे कुछ अधिक ही चिंतित हैं। कुछ न कुछ ऐसा जरूर उनके अंदर है जो उन्हें कई दिनों से परेशान कर रहा है। उस तरफ से ध्यान हटवाने के लिए मैंने उन्हें याद दिलाई कि कई दिन से कुछ लिखकर नहीं दिखाया गया बेटा। उस समय उन्हें मुझसे ये उम्मीद नहीं थी, शायद वे आज लिखने से बचना चाह रहे थे। बोले, हाँ पापा, आप तो एक बात तो बताई नहीं। इस बार जब हमारी छुट्टियां हुई तो सुल्ताना मैम ने हमसे एक बहुत अच्छी प्रतिज्ञा लिखवाई। अब न उन्हें जरा पहले की बहस का ध्यान था न मेरी कहे का। रटे भाषण की तरह उनका बोलना शुरू हुआ। पापा, उन्होंने लिखवाया कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ने होएगी, बहुत करेगो कब। अर्थात हमें अपना काम कल पर नहीं टालना चाहिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपना काम कल पर नहीं टालूंगा। अपने काम से अपने माता पिता शिक्षकों को सदैव संतुष्ट रखूंगा। उनके उस रटने बोलने पर मुझे हंसी भी आ रही थी और तरस भी। कितनी ईमानदारी और भाव विवलता दिख रही है इस बोलने में। हमारे देश के नेता और अधिकारी तो प्रतिज्ञा लेकर कभी याद ही नहीं रख पाते कुछ। लिखने का ध्यान दिलाया तो झटपट अंदर गए और काफी पेन लेकर मेरी बगल में आदराजे। पापा, क्या लिख कर दिखाना है आज? पूछने के अंदाज में अजीब सानमनापन था। बहुत देर से उनके चलने बैठने बोलने तक में बहुत ठंडापन और विचित्र सा अनुत्साह दिख रहा था। रोज की तरह गुनगुनाते से वे आज नहीं बोल पा रहे थे। गुनगुनाने के लिए भी तो मन में गुनगुनापन चाहिए ना। उनके कंधे पर हाथ रखकर मैंने उनका मन जानना चाहा। क्यों, क्या हुआ तुम्हें आज? क्या मन नहीं है कुछ लिखने का? गर्दन झुकाए चुप रहे आए, जैसे सोच रहे हो कि क्या कहा जाए और कहा जाए भी या न कहा जाए। आवाज में चिंता है तो आवाज में प्यार लाते हुए मैंने प्रश्न दोहराए। चेहरे की उदासी और बढ़ गई। रिजल्ट की चिंता है तुम्हें? मुझे ही नहीं, सारे घर को पता है कि एग्जाम देने वाले समय में वे कभी उदास या चिंतित नहीं देखे गए। रिजल्ट पहले सालों में भी आया है, पर इतना चिंतित उन्हें कभी नहीं देखा गया। फिर इस बार कई तरह से कई प्रश्न किए, उन्हें कुरेदा, उनके मन में चुभी फांस तक पहुंचना चाहा। बहुत देर बाद खुले, रिजल्ट की चिंता नहीं है पापा, चिंता यह है कि इस बार 5th A न मिले। सेक्शन को लेकर उनकी इतनी चिंता मेरी समझ में नहीं आई। क्यों क्यों क्या पापा? 5th A की क्लास टीचर लोलिता मैम है। तो क्या पापा, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। बच्चे बताते हैं बहुत तेज बोलती हैं। किसी ने अगर बीच में पूछ लिया व्हाट मैम, तो गुस्से में चीखने भटकाने लगती हैं। मैंने उनकी चिंता को हल्का करना चाहा। पहले आप रेणुका मैम को भी तो स्ट्रिक्ट बताते थे। हाँ पापा, स्ट्रिक्ट तो वो भी हैं, पर अंतर है। रेणुका मैम बच्चों से कहती हैं कि पहले काम कर लो, फिर चाहे कितनी भी बात करना।
और लोलिता मैम का काम पूरा कर लो तो भी आपस में बात नहीं करने देती, तो पीटने लगती है बच्चों को। रेणुका मैम किसी को पीटती भी है तो हाथ से, पर लोलिता मैम तो स्केल से पिटाई लगाती है बच्चों की। कितना अच्छा हो पापा जब सी सेक्शन मिल जाए। उसकी क्लास टीचर सुल्ताना मैम है, वो ज्यादा शरारत करो तो डांट देती हैं, बस बच्चों से प्यार से बोलती हैं, 2-2 बार समझाती हैं, कोई पूछे तो डांटती नहीं। और हाँ पापा, बच्चों से कभी कभी मजाक भी करती हैं, खूब हंसाती हैं सबको। उनके चेहरे पर आते जाते भावों पे पड़ता मैं सोच रहा था कि इन निर्मल मनों की ऐसी छोटी छोटी चिंताओं की ओर हम बड़ों का ध्यान आखिर क्यों नहीं जाता। हमें नहीं मालूम होता कि घर बाहर स्कूल में अपने बड़ों की किन किन विकृतियों, तनावों, दबावों को किस किस रूप में झेलते हैं बच्चे। इनके प्रति निर्मम होने के क्षणों में बड़े लोग अक्सर अपना बचपन भूल जाते हैं। उनकी चिंता दूर करने के लिए जो कह सकता था या कर सकता था किया, कहा। मन हुआ कि कैसे ही जनाब के मन में इस समय झांका जा पाता। अचानक आज के लिए एक विषय दिमाग में आया। हंसी मिली आवाज में उनसे कहा, अच्छा आज आपको लिखना है बचपन की मुश्किलें। सुनकर कुछ देर चुप रहे और फिर विषय को लेकर 2-3 सवाल किए। उठकर चले तो लगा विषय उन्हें पसंद आया है। आज लौटे जल्दी, अन्य दिनों की अपेक्षा लिखकर भी ज्यादा लाए। चश्मा मेरे हाथ में पकड़ाते हुए उन्होंने 3-4 पेज मेरे सामने कर दिए। इस विषय पर इतना लिखना ने मुझे चकित किया। शीर्षक में मुश्किल की वर्तनी गलत थी, बचपन की मुश्किलें। आगे निबंध की तरह लगातार लिखा गया था, बचपन में बच्चों को परेशानी भी होती है। सब उनसे कहते हैं कि इस काम के लिए तुम छोटे हो, उन्हें डराते धमकाते हैं, उन पर रौब जमाते हैं, उन्हें टीवी नहीं देखने देते, उन्हें डांटते हैं, उन्हें खेलने नहीं देते, अगर गलत काम किया तो पिटते हैं और उन्हें चिढ़ाते हैं। काम अधूरा होने पर मैम मारती हैं। किसी से कुछ नहीं कह सकते, किसी से रिमोट लेकर टीवी नहीं देख सकते, तब हमारी शिकायत करते हैं, सब हमारी शिकायत करते हैं। मनपसंद कार्यक्रम नहीं देख पाते, मैच नहीं देख पाते, किसी से बिना पूछे कुछ नहीं कर पाते, फोन पर देर तक बात नहीं कर सकते। ये हैं बचपन की मुश्किलें। दूसरे और तीसरे पेज की 4 लाइनों से पहले कही जा चुकी कई बातें फिर लिखी थी, पर 1900 में भाव, भाषा, प्रवाह और भजने कहने का अंदाज एकदम भिन्न था। वर्तमान समय में बच्चों के लिए बहुत सी मुश्किलें हैं। एग्जाम सर पर हैं, चारों तरफ से हर कोई यही कहता है पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, कोई टीवी नहीं, कोई खेल नहीं। अगर टीवी देखो तो रिमोट छीन लेता है, खेलो तो खेलने नहीं देता है, सब हम पर रौब जमाते हैं ना, मानो न मानो तो डराते धमकाते हैं, अन्यथा यह तो पिटाई खा लो। जी हाँ, आजकल बच्चों के साथ जो मासूम है, जो अपने मैच और कार्टून के लिए, खेल के लिए इधर से उधर घूमते हैं, सब 4 घंटों तक टीवी देखते हैं, घूमते हैं, और बड़ों की क्या है, कभी भी कुछ भी कर लेते हैं। तो क्या हम थोड़ी देर में भी अपने मन का काम नहीं कर सकते? हर कोई बड़े होने का फायदा उठाता है, यही छोटे होने की खराब वजह है। इस पंक्ति को रुककर मैंने कई बार पढ़ा, बड़े होने का फायदा, छोटे होने की खराब वजह। आगे के वाक्य पर पहुंचा तो चौंका। हमें भी हक है अपने मन की बात पूरी करने का। यह तो हम पर एक तरह का अत्याचार है जिस पर रोक लगानी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे दोस्त को ले लीजिए। एक दिन मैं खेल रहा था, उसके भाई ने उसे डांट दिया और कहा तू मत खेल, लेकिन वो नहीं माने और उस सार्थक ने कहा थोड़ी देर और खेल लेने दो, बंद कर दूंगा, पर वे फिर भी नहीं माने और उसे पीट डाला। तो वो रोता हुआ घर गया। अब आप भी बताइए कि अगर वे उसे थोड़ी देर और खेल लेने देते तो छोटे तो नहीं हो जाते? कभी रास्ते में गलती से किसी से टक्कर हो जाए तो डांट देते हैं। हम अगर खाने के लिए कुछ अलग मांग लेते हैं तो डांट पड़ती है। अगर कपड़े स्टाइलिश मांगे तो डांट सुननी पड़ेगी। चौथे पेज पर पेंसिल की जगह डॉट पेन से लिखा गया था, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि हमें पूरी छूट दे दें, पर थोड़ी सी छूट हमें भी चाहिए। हमारा पढ़ाई में ध्यान लगेगा और खेल में भी तब अच्छी तरह से हम लगेंगे। अगर हमसे प्यार से बात की जाए तो भी हमारी समझ में आ जाएगा। पिटाई लगने से हम और जिद्दी और बिगड़ेलू हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा सार्थक के साथ हुआ था और किसी के साथ न हो, क्योंकि बच्चों की भी कुछ मांगे होती हैं जो पूरी न हो तो उन्हें भी गुस्सा आता है। तो बच्चों को इतना न रोकें और उनकी मांगे पूरी करें। अंत में अपनी क्लास और स्कूल का पूरा नाम भी लिखा था। पत्र पढ़ने के बीच इस पीढ़ी के ज्ञान, साहस, समझ और सजगता पर मैं कई बार रिझा। पहली बार महसूस हुआ कि तमाम तरह की सुविधाओं, संपन्नताओं, शिक्षा, विकास और आधुनिकता के दावों के बावजूद घरों के अंदर बड़ा होने की ओर बढ़ रहा बचपन बहुत तरह से तनावों, दबावों, भयों में आक्रांत है। माना कि उसकी चिंताएं अलग हैं,
बड़ों को वे बित्ते भर भी रख सकती, बित्ते भर की रख सकती हैं, पर उन्हें जानने समझने से बचना, उनकी अनदेखी करना। बड़ों को छोटापन नहीं तो और बड़ा का छोटापन नहीं तो और क्या है। मेरे अंदर से बहुत कोमल स्नेहित सा कुछ उमड़कर बाहर आया, बहना चाह रहा था। उन्हें दिखने के लिए शाबाशी देते हुए मैंने अपनी बाहें फैला दी। शर्माते से चुप चुप मेरे सीने से आ चिपके और उन्होंने अपना माथा मेरे कंधे पर टिका दिया, उस बच्चे की तरह जिसे अपने भरोसे के कंधे पर टिके टिके गहरी नींद लेनी हो, खूबसूरत सपने देखने हो। उन पलों में अपना बड़ा होना मुझे चुप सा रहा था। उस क्षण लगा कि मेरी बाहों ने उन्हें नहीं, किसी चांद को अपने घेरे में बांध लपेट रखा है। एक ऐसे चांद को जो रोज कुछ समय के लिए मेरे वजूद की जमीन पर उतरता है और अपनी चांदनी सी बातों से मेरे दिल दिमाग को भी चांदनी चांदनी कर जाता है। धन्यवाद। अब केवल एक सवाल कि मैंने जो 2 पत्र आपको पहले सुनाए थे, वो पत्र और एक वक्तव्य, वो शायद गलत नहीं सुनाई थी, इस कहानी से जुड़ रहे थे ना? और वो शायद इस पूरे मन की जो चेतना की गंगा है हमारी, इसकी गंदगी को बताने के लिए भी जरूरी थे ना। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस गंदगी को सर्वे ज्यादा अगर बचाने में कोई सहायक हो सकता है तो जान लो, माँ बाप। अब्राहम लिंकन भी अपने बच्चे को जिन हाथों में सौंपता है संस्कारों के लिए, वो शिक्षक होता है, और यही सबसे ज्यादा इन्हें संस्कार दे सकते हैं, दुलार दे सकते हैं। और मुझे अच्छा लगता है, मैं उम्मीद करता हूं कि संस्था मेरी कम से कम इस बहाने से तो अच्छी है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।